दोस्तों, थायराइड एक ऐसी आम बीमारी हो गई है जिससे आज के दौर में ना जाने कितने लोग परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, आम तौर पे देखा जाए तो यह बीमारी महिलाओं को अपना शिकार सबसे ज्यादा बनाती है, क्योंकि मित्रों इसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसके चलते महिलाएं इस रोग से सबसे ज्यादा ग्रसित होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस बीमारी से बचा कैसे जाए, इसके लिए हम आपको बताते हैं 6 आसान उपाय जिसे आप अपनाकर थायराइड बीमारी से बच सकते हैं। और दोस्तों, थायराइड बीमारी को ठीक करने में भी यह उपाय सहायक है। तो मित्रों, आइए जानते हैं वो 6 आसान उपाय कौन से हैं, हमें कौन कौन से बदलाव करने चाहिए और कौन कौन से तरीका अपनाने चाहिए। दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक सुनना। सुनने के बाद ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी अपनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए जानते हैं बीमारियां हमें क्यों घेर लेती हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ने पर 15 से 20% बीमारी होती है और कफ दोष बढ़ने पर 5 से 10% बीमारियां होती है। तो दोस्तों, हमें ऐसे खान पान रखना चाहिए जिससे हमारा वात पित्त का बैलेंस रहे, बढ़ने ना पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोस्तों, बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, शराब, पिज्जा, बर्गर वगैरह जितने भी ये बाहर की चीजें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। दोस्तों, ये चीजें जिससे बनाई जाती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, जितने भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीजें हैं, वो सारी चीजें चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडा में छाना जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए विष डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में जाके चिपकते हैं, हमारे आंतें प्रभावित होती हैं और आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे आगे चल के गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और जब हमारा इंजन ही खराब हो जाएगा, यानी कि हमारा पाचन तंत्र ही खराब हो जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप अवॉइड करिए, कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करिए। जो आज हम लाइफ स्टाइल युग में जी रहे हैं दोस्तों, यही है सबसे बड़ी बीमारी की घर। तो लाइफ स्टाइल बीमारी को, तो लाइफ स्टाइल चेंज करिए, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कीजिए। इसके लिए आपको कुछ प्राकृतिक नियम अपनाना पड़ेगा, कुछ आयुर्वेदिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने और जागने के नियम। दोस्तों, हमें प्रॉपर नींद भी चाहिए। अगर हमारी नींदें पूरी नहीं होगी तो हमें कभी बीमारियां घेर लेती हैं। तो प्रॉपर नींद चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। दोस्तों, इसीलिए 12 घंटे का दिन हुआ है और 12 घंटे की रात होती है। तो 12 घंटे में हमें कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए और 12 घंटे में हमें 12 घंटा काम करना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और 12 घंटे हमें शारीरिक और मानसिक रूप से आराम भी करना चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करने के लिए आपको क्या अपनाना होगा, इसके लिए अपने खाने में आप बदलाव कर दीजिए। खाने में एक छोटा सा बदलाव करके दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। वो खाने का कौन सा बदलाव है, दोस्तों, हमारा खाना जो खाना चाहिए या हम जब खाना खाएं, इस सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा ले रात का खाना।
दोस्तों जब हम सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो हम डेली 16 से 17 घंटे उपवास पे रहते हैं, फास्टिंग पे रहते हैं। और दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, इस समय हमारा शरीर क्या करता है, अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप की साफ-सफाई का काम करता है। हमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे चलिए थोड़े से समझा देते हैं। दोस्तों जब हम उपवास करते सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो मान लीजिए गर्मी में सूर्य 7 बजे डूब रहा है, 6 बजे हमने खाना खा लिया। अब 6 बजे खाना खाया, 10 बजे तक ही खाना हमारा नॉर्मली तौर पे पच जाता है। क्योंकि जब सूर्यास्त होने को होता है, उस समय जो सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है, वह उस समय बहुत प्रज्वलित होती है हमारी जठराग्नि, हमारा पाचन तंत्र, तो खाना जल्दी से पच जाता है। और शाम का खाना दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। तो यह खाना पच गया। अब अगले दिन आप कब खाना खाएंगे? अगले दिन दोस्तों आप खाना खाएंगे 11 से 12 बजे के बीच में। अब 6 बजे आज आपने खाना खाया, तो अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच में कितना अंतर हो गया? दोस्तों 16 से 17 घंटे का डिफरेंट हो गया और आपका खाना 10 बजे तक पच गया शाम को। अब शाम को जब आप 10 बजे सोने जाएँगे, तो दोस्तों आपको उठना कब है? 5 बजे। बीच में कितने समय मिला? 7 घंटा। 7 घंटे प्रॉपर आप नींद में सो रहे हैं, मस्त नींद में सो रहे हैं। अब यहाँ पे जो आप सो रहे हैं, तन, मन, धन से सो रहे हैं। शारीरिक रूप से सो रहे हैं, मानसिक रूप से, और आपके शरीर के सारे ऑर्गन अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, सारे ऑर्गन आराम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों जब आप 10 से 11 बजे खाना खाते हैं, आज की लाइफ़स्टाइल में अक्सर घरों में 10 से 11 बजे खाया जाता है। कितने घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। जब आप इतने लेट खाना खाएँगे तो यह खाना पचने में दोस्तों दिन के मुताबिक रात में दुगना समय लगता है और ये खाने को पचने में 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। सुबह तक ये खाना पच रहा है, फिर सुबह आप नाश्ता करना शुरू कर दिए, चाय पानी पीना शुरू कर दिए, तो शरीर के सारे ऑर्गन रात-दिन काम करते हैं, उन्हें आराम नहीं मिलता। इसलिए आज हमारी उम्र कम होती जा रही है। तो दोस्तों आपको ये 16 घंटे की फास्टिंग करना पड़ेगा, हर एक बीमारी की तोड़ है ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरे अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो दोस्तों जब आप 5 बजे उठ जाएँगे तो उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप निकल जाइए बाहर टहलने, खुले आसमान में। अब करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए या फ्लो में दौड़ लगाइए या पीछे चलिए, कुछ भी करिए। लेकिन ये 5 से 6 किलोमीटर को दोस्तों आप कितनी देर में कवर करेंगे? इसे 20 से 22 मिनट या 25 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप इसे 20-22 मिनट में कवर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको तेज़ चलना पड़ेगा और जब आप तेज़ चलते हैं, तो आपके दिल की जो धड़कन है नॉर्मल से 10 गुना तेज़ पंप करती है। नॉर्मल से 10 गुना तेज़ पंप करती है और आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है, जिससे दोस्तों आपके शरीर में गर्मी होती है और पसीने के माध्यम से जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो जाता है। ये मॉर्निंग वॉक के बाद दोस्तों कहाँ पे करना है, मॉर्निंग वॉक का स्थान कैसा होना चाहिए? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों वहाँ पे 2 योगा करना। पहला योगा अनुलोम-विलोम और दूसरा है कपालभाति। मित्रों अनुलोम-विलोम और कपालभाति ज़रूर करिएगा। कपालभाति ज़रूर करिए। ये 2 योगा करने से आपके शरीर की संपूर्ण एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें कहाँ करना है? घर में नहीं करना, बाहर फील्ड में करना है, आसमान के नीचे। और इस समय सूर्य की किरण निकल चुकी होती है और इस सूर्य की किरणें हमारे शरीर को क्या बनाती है दोस्तों? मजबूत बनाती है। क्योंकि सूर्य की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। अब ये करने के बाद दोस्तों अगर आप कर रहे हैं
तो आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो रहे हैं। अब आप पे दोस्तों ये जानने की ज़रूरत है हमें खाना क्या चाहिए? हमारा खान-पान क्या होना चाहिए? दोस्तों हमारे खाने में सब्ज़ी और फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट ज़्यादा होने चाहिए, अनाज की मात्रा कम होना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, उसका जूस लेना चाहिए, उसका सलाद खाना चाहिए और अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल मौसम के हिसाब से खाना चाहिए दोस्तों। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाना चाहिए, अगर ये और मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें आप रात में भिगो कर ले सकते हैं। ऐसा हमारा खान-पान होना चाहिए, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों कुछ ऐसे हमारे किचन में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, वो कुछ प्रयोग आप करके दोस्तों डायबिटीज़ को उसको थायराइड को कंट्रोल भी कर सकते हैं और थायराइड से बचाने में ये उपाय मदद भी करेंगे। तो दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो आपके घर पे तुलसी का पेड़ होगा। 5 से 6 तुलसी की पत्ती लेना है और 2 से 3 काली मिर्च लेकर के दोस्तों इसे योगा प्राणायाम आप करके जब घर वापस आएँगे, ऐसे सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा लीजिए और इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अब ये तुलसी में दोस्तों यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं तुलसी की पत्ती में। और दूसरी तरफ दोस्तों ये जो काली मिर्च है, इसमें भी दोस्तों एंटी वायरल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ विटामिन्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये दोनों हमारे लिए बड़े ही लाभदायक हैं। अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप इसे लगातार 21 दिन से 3 महीना खाएँगे। अगर आपको थायराइड नहीं है, ऐसे नॉर्मली आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसे 15 दिन खाएँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बशर्ते दोस्तों हर एक आदमी का शरीर की प्रवृत्ति अलग-अलग होती है। तो सबको ये ना तो एक दवाएँ सूट करती है, ना तो एक नुस्खा सूट करता है। तो दोस्तों अब दूसरा जो नुस्खा है आप आज़मा सकते हैं, इसके साथ करना है रोज़ दिन भर में 1 बार लेना है, वो है दोस्तों मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी के चूर्ण में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मुलेठी हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों मुलेठी का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है। वैसे हर एक बीमारी में अलग-अलग तरीके से किया जाता है। तो इसमें आपको कैसे लेना है? दोस्तों मुलेठी का चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1 चम्मच चूर्ण आपको रोज़ लेना है, चाहे जब लीजिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ, ये पहला तरीका है। दूसरा है रात में अगर आप दूध पी रहे हैं, तो अपने 1 गिलास दूध में 1 चम्मच तिलमुलेठी का चूर्ण डाल के आप ले सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। इसके लिए आपको 1 कप पानी चाहिए। 1 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों उसी में 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण डाल कर के उस पानी को इतना पकाना है कि जब वो पानी आधा रह जाए, तो काढ़े के तौर पे आप उसे पी सकते हैं। तो दोस्तों ये 2-3 तरीके से आप तुलसी के इम्यूनिटी के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने में हेल्प करेगी। इसके साथ-साथ ये पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगी, दोस्तों जिससे आपकी थायराइड जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलेगी। थायराइड दोस्तों एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। थायराइड हमारे गलत खान-पान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण होती है। इसलिए दोस्तों जो भी उपाय हम बताए हैं, अगर ये सारे नियमों का आप पालन करते हैं, तो आपका थायराइड अपने आप घर पे रह के धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। अगर थायराइड नहीं है, तो आपको थायराइड नहीं होगा या कोई भी बीमारी नहीं होने देगा ये सारे उपाय।